कैसे हैं आप सब लोग? बेरोजगारी में बढ़िया कैसे हो सकते हो? अच्छा, पॉजिटिव सोच है। कुछ दिनों तक पॉजिटिव वर्ड बहुत नेगेटिव हुआ करता था। शीट मिली आप लोगों को? वॉइस वाली नहीं मिली शीट? चलो आज कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में यही था डिस्कशन अपना कि वॉइस का एक छोटा सा पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करके फिर शीट सॉल्व करनी है। इंट्रोगेटिव चल रहा था ना? या साफ? सब भूल गए? मैसेज मिला आपको? अच्छा, नहीं मैंने बहुत पहले इन्फॉर्म कर दिया था। मॉर्निंग में 9 9:30 बजे इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। हाँ। अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट था इसलिए पहले निकल गए। तो इसका मीनिंग अब आगे से सरप्राइज टेस्ट रखेंगे। चलो, तो शीट आप लोगों के पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अवेलेबल है। तो थोड़ी सी देर में हम टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। जो वॉइस अपना चल रहा था उसके बाद वो शीट सॉल्व करेंगे और कल हम लोग वॉइस की शीट आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो एक बार हम वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बेसिक सेंटेंस वापस करके उसके बाद हम टॉपिक आगे का स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास से रिलेट करने के लिए, आपको जोड़ने के लिए 3 सेंटेंस बता रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? कैन यू लिफ्ट दिस टेबल? बार बार अपनी बात हुई थी, एनालिसिस करो। सब्जेक्ट यू है, लिफ्ट आपकी वर्ब हुई। यू लिफ्ट व्हाट? दिस टेबल। ऑब्जेक्ट हुआ क्या? और ये कैन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, पीछे क्वेश्चन मार्क हो, तो वो इंट्रोगेटिव होता है। अब मुझे बताओ, जैसे कैन दिया हुआ है तो कैन का कैन भी होता है ना? अगर सेंटेंस डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो इजेमार, और डिड है तो वॉजवर होगा। तो कैन है तो कैन भी रहेगा। तो क्या पैसिव के सेंटेंस की स्टार्टिंग कैन से ही रहेगी क्या? कैन। अब ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो हमने क्या लिखा? दिस टेबल। कैन दिस टेबल। अब कैन का बी होता है तो बाकी जो फॉर्म है, कैन आगे आ चुका है, बाकी फॉर्म अंदर रहेगी, बी। अब लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है। वो तो लीव होती है। LEAVE, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। लिफ्टेड ही होती है, लिफ्ट। ठीक है? कैन दिस टेबल बी लिफ्टेड बाय, और सब्जेक्ट यू है जिसका हमने क्या कर दिया वापस? यू। पीछे ये क्वेश्चन मार्क। नोबडी कैन हार्म यू। सब्जेक्ट कौन है इसमें? नोबडी। कैन क्या है? वर्ब। कैन हार्म, और यू क्या हुआ? क्या इस सब्जेक्ट को देखकर कुछ याद आया? कौन सा सब्जेक्ट है ये? अनइंपॉर्टेंट, जिसको अगर मैं हटा भी दूं तो सेंटेंस गलत
तो मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास था यू, तो मैंने स्टार्टिंग की यू से। अब दो चीजें होती है इसमें, आप अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते हो। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर मैं नोबडी को हटा दूं, नोबडी में नोट का सेंस आ रहा है, तो अगर मैं नोबडी में से नोबडी को हटा दूं, सेंटेंस में से नोबडी को, तो ये जो वर्ब है ये फिर नेगेटिव हो जाएगी। अगर वैसे करेंगे तो देखो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट, ऐसा हो जाएगा यू कैन बी हार्म्ड, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो नोबडी अगर हटेगा तो सेंटेंस नेगेटिव होगा, और नेगेटिव बनाने के लिए कैन का क्या कर देंगे, कैन नॉट। तो हमने लिखा यू कैन नॉट बी हार्म का क्या कर दिया, हार्म्ड। और अगर कोई बाय नोबडी लगाना चाह रहा है तो फिर सेंटेंस ऐसा हो जाता, यू कैन बी हार्म्ड बाय नोबडी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये सेंटेंस भले ही ठीक है बना दे, लेकिन फिर भी अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सेंस पर डिपेंड करता है। आप बोलकर भी देखो यू कैन बी हार्म्ड बाय नोबडी, थोड़ा सेंटेंस ही क्या है, ऐसे सेंटेंस हम डे टू डे लाइफ में यूज भी नहीं करते। हां, ये सेंटेंस ऐसा हो सकता था, यू कैन नॉट बी हार्म्ड बाय एनीवन। अब ये मैं बनाना आपको बता नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि कभी कभी थोड़े बेसिक चेंजेस हो सकते हैं। जो 4 ऑप्शन आएंगे ना, उन ऑप्शंस में चेंजेस वाले ये सेंटेंस देगा भी ना तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप वर्ब को देखकर बता देंगे कि सेंटेंस करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। तो आप तो इसका एक ये वाला पैसिव याद रखना, सिर्फ ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो बाकी वो भूल जाओ। आप इस सेंटेंस को देखो, कैन एनीवन हार्म यू। कैन का कैन भी होता है, एनीवन सब्जेक्ट है, हार्म वर्ब है, यू आ जाएगा। तो कैन का कैन यू बी हार्म्ड बाय एनीवन लिखना है तो आपकी मर्जी, नहीं लिखना है तो हटा दो। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से हुआ। तो हमने अभी तक जो पढ़ा बस इतना ही है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें भी पहले रखेंगे। एग्जाम में इसका ये वाला पार्ट पूछा जाता है। आज की क्लास में हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। अगर सेंटेंस की बिगिनिंग कहीं से हो रही है, हु से हो रही है, तब कुछ केस नया बनता है, वो आपको ध्यान से सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन इसका बनता है, इंट्रोगेटिव आते हैं उसमें हु वाले पार्ट का क्वेश्चन बनता है। सीरियसली समझ लेना इसको। थोड़ा सा मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हु का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो, कि बहुत नई चीज बता रहे हैं सर। हाँ हाँ, आज से पहले नहीं बताई किसी को। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से एक बार समझो, ये लिखना नहीं है, मैं वापस रेज करूंगा इसको। राम किल्ड रावण। क्या हुआ कि जब भी कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन बनाना होता है, तो एक तो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखो, पढ़ा था हमने पिछले क्लास में। इस सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डिड। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है मुझे तो डिड राम किल, क्या किल्ड होगा यहां पर, किल ही रहेगा क्योंकि डिड आ गया है यहां पर और ये आ गया रावण, पीछे ये क्वेश्चन मार्क। इतनी तो बात हमने पढ़ी थी ना। अब ये याद रखोगे तभी आगे वाली चीज हो पाएगी कंटिन्यू। सेंटेंस कोई भी असर्टिव, अगर उसका बनाना है इंट्रोगेटिव, वॉइस की बात नहीं कर रहा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रख दो। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें हमें रखना होता डू, डज, डिड। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म, तो हमने क्या रख दिया, डिड रख दिया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। अब अगर मान लो मुझे, ये तो हो गया यस और नो टाइप क्वेश्चन हो गया। अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए किसने रावण को मारा, किसने रावण को, तो WH वर्ड वाले सेंटेंस भी बनते हैं। WH वर्ड वाले सेंटेंस में क्या होता है कि जिस वर्ड का क्वेश्चन पूछना होता है उस वर्ड को हटाकर उसकी जगह वो WH वर्ड रख दो। अगर मुझे यहां पर इस सेंटेंस से रावण से चाहिए कि भाई राम ने किसको मारा, किसने रावण को मारा, तो इसको तो मैं हटा दूंगा। यहां पर सेंटेंस में क्या रख दूंगा, हु किल्ड, और पीछे ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये सेंटेंस कुछ ऐसा बना, हु किल्ड। अब इस सेंटेंस में क्या मुझे बताओ, हेल्पिंग वर्ब है क्या सब्जेक्ट से पहले,
भाई हम तो बार बार यही पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी इंट्रोगेटिव में, बट इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं है। इसका रीजन क्या हुआ, जब WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है, जब WH वर्ड खुद ही सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी कैसे? क्योंकि WH वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आ सकता है, बीच में या लास्ट में WH वर्ड रखा। कई बार गूगल ट्रांसलेट करते हैं ना, तो देखना ऐसे सब वो लास्ट में लगाकर भी सेंटेंस बना देता है, गलत होता है वो सेंटेंस। WH वर्ड अगर इंट्रोगेटिव का है तो वो WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा। तो यहां पर हमने इससे स्टार्ट किया कि हु किल्ड रावण, तो यहां पर ये हु सेंटेंस में काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब मान लो मुझे क्वेश्चन इससे पूछना था रावण से कि भाई राम ने मारा लेकिन, तो अब मैं इस वर्ड को हटाकर इसकी जगह हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है होम, ये रख देंगे। तो क्या ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा क्या, राम किल्ड होम, ऐसा बनेगा? ये गलत है सेंटेंस, क्योंकि अब हमने दो चीजें सीखी, एक तो WH वर्ड सेंटेंस के पहले आएगा, और इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, होम डेड राम किल। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि सेंटेंस में आपके इधर क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस बनेगा आपका एक्टिव वॉइस में हु वाला सेंटेंस। तो जब हु होगा तो पैसिव में देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते ना, तो हु का हो जाएगा हुम और हुम का हो जाएगा हु। और उसके बाद में ये वाली चीज आपको याद रखनी होगी कि अगर WH वर्ड सब्जेक्ट है, हु अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ नहीं सकती। ये याद रखने वाली चीज है, ये 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि एकदम जीरो से पढ़ाऊं, बेसिक से पढ़ाऊं, तब मैं ये चीज समझा रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट वहीं पढ़ाता। अभी हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें देखो मैंने लिखा हु टाइप्ड द लेटर। सबसे पहले एनालिसिस करो, हु क्या है, सब्जेक्ट है क्या, टाइप्ड क्या है, और द लेटर क्या है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हु दे रखा है उसका पैसिव में क्या कर दिया, बाय हुम हम कर देंगे। और बाय हुम क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनता है सब्जेक्ट। क्या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आता है बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो देखो हु का कर दिया बाय हुम। और मान लो सेंटेंस की बिगिनिंग होती हुम से, तो हुम का क्या कर देते, नहीं हुम का हु, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। एक बार अभी देखो हमने देखा हु दे रखा है, अब पैसिव बनाना है, तो सिंपल सी बात, ये सब्जेक्ट है क्या, अब सब्जेक्ट है तो मैं हु का क्या कर दूं, हु का क्या कर दिया, बाय हुम। ये दादागिरी क्यों कर रहा है ये। अब एक बात बताओ, कॉमन सी बात, ये हु सब्जेक्ट था लेकिन अब बाय हुम क्या बन गया, अब इस सेंटेंस का लेटर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा ना। तो क्या जब हमारे पास इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अवेलेबल है तो क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी? तो क्या यहां पर इसके हिसाब से टाइप्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है, तो वॉज वर आता है ना। लेटर के हिसाब से वॉज द लेटर, और टाइप का, ध्यान से सुन लेना वापस, ऊ का क्या कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द लेटर पहले आया, ठीक है। क्या ये अब आपका सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड फॉर्म में थी तो बी की फॉर्म कौन सी लगा दी हमने, वॉज वर। दूसरा सेंटेंस देखो, काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, 2-3 सेंटेंस करेंगे समझ में आने लग जाएगा। मैंने कहा हु हेल्प्स यू, तुम्हारी हेल्प करता कौन है, क्या दिया हुआ है, देखो एनालिसिस करो, हु का क्या कर दिया, हु का बाय हुम। अब यू पहले आएगा, तो यू पहले इधर आएगा, तो यू के हिसाब से देखो हेल्प्स दे रखा है, तो यू से पहले इजेमार में से आर, तो बाय हुम आर यू हेल्प्ड, और क्या
पीछे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कहानी चीज आसान हो रही है। एक सेंटेंस और देख लो, मैंने कहा हु विल सॉल्व दिस पेपर। इस सेंटेंस में दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि हमारे पास विल सॉल्व दिया, विल ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है, तो हु आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ वर्ब, एंड ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या मैं हु का बाय होम करूंगा, बाय होम। अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है द पेपर, ये पहले आया तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई विल द पेपर, और सॉल्व का सॉल्व क्या गया, सॉरी, बिल्कुल मैंने सोचा ये मैंने, अरे यस, बी सॉल्व्ड, और ये पीछे क्या गया, क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट सेंटेंस और देख लो, हु नोज यू, इसका बना दो जल्दी से। अब बाय हुम नहीं, टू हुम पढ़ा था ना, नो के साथ में टू, तो देखो टू होम, यू पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी उसके साथ, नोज है तो फर्स्ट आर यू नॉन। काम आसान हुआ ना। फर्स्ट सेंटेंस में हो सकता है थोड़ा सा समझते वक्त थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, सेकंड और आसान हुआ। वो वाला पीछे नहीं आ सकता। अब ये ऐसे, आर यू हेल्प बाय हुम, ये ऐसा गूगल ट्रांसलेशन में तो होता है, नहीं मैं कह रहा हूँ गूगल ट्रांसलेशन में तो होता है, वो लिखते हैं ना होता है ऐसा, वो बना देता है, पर ग्रामर की जो नज़र से ये सेंटेंस गलत है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट से पहले आती है एक तो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको भी आप पहले ही रखते हैं। कई बार आपको है ना, ये जैसे पेपर्स होते हैं ना, टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है, इनमें क्या होता है कि जैसे हिंदी का कोई क्वेश्चन है मान लो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उसके अंदर आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे, बट इंग्लिश में ये गलत माने जाते हैं। इसलिए क्या, अगर कहीं लिखा हुआ देखो ना आप, तो आप उसके अकॉर्डिंग, हाँ मुझे मैंने भी देखा, तभी तो मैं बता रहा हूँ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे आपके सामने ऐसे चीज़ आएगी, तो कभी भी ऐसे देखो तो वो ध्यान रखना पेपर के अंदर गलत हो जाएगा। वो पढ़ने समझने के लिए ठीक है, अपने यहाँ के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आप डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे, जब इंग्लिश का पेपर आता है वहाँ पर सही और गलत का कॉन्सेप्ट बनता है। मैंने एक दिन क्लास में ऐसे पूछा, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, बोले 26। मैंने कहा 26 नहीं होते, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, 26 लेटर्स होते हैं। A to Z जो 26 लेटर्स होते हैं उसके पूरे ग्रुप को कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, एक ही होते हैं, उस एक अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, तो मैंने ऐसा पूछा तो बोले हम तो आपसे पहले तो रीजनिंग में पढ़ाया जाता है कि रीजनिंग में ऐसे बोलते हैं कि इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स है 4 अल्फ़ाबेट्स है, सर वो गलत है, मैं नहीं गलत है, वो रीजनिंग है, वो समझाने के लिए अगर मान लो कुछ भी बोल रहे हैं तो वो नहीं, ये सिर्फ लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश की पेपर की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तब वहां पर वो चीज़ हम सही और गलत का हम बात करेंगे, अदर जगह हम का बात नहीं करेंगे। आजकल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट चलता है, आप बैठकर पढ़ते हो, क्या उसको लाइब्रेरी कहते हैं? लाइब्रेरी टर्म ही गलत है। अब लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी में आप देखोगे तो लाइब्रेरी का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। ये नाउन, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। अब वहां तो बुक्स आप लेकर जाते हो, उसके लिए सही टर्म क्या है, स्टडी कैफे। बुक्स होती है जहां पर जहां इशू करवा सको, या आपके घर की जैसे पर्सनल लाइब्रेरी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है कि जो वर्ड होता है वो सही वर्ड क्या होता है, स्टडी कैफे। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल मिलता है, डीजल भी तो मिलता है, फिर उसको सिर्फ पेट्रोल पंप भी क्यों कहते हैं? लॉजिक है ना। उसका सही एक्सप्रेशन है फ्यूल स्टेशन। फ्यूल स्टेशन हम बोलना लग जाते हैं तो वो चलन में आ जाता है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं,
हाँ, अपने यहाँ अजीब गरीब इंग्लिश है। अपने यहाँ पर भिंडी को लेडी फिंगर कहा जाता है। भिंडी के लिए लेडी फिंगर वर्ड इंडिया में है सिर्फ, इंग्लिश में उसका बोलते हैं ओकरा। अभी मैं आप लोगों से एक स्पेलिंग पूछ लूं ना, तो आधी से ज्यादा क्लास जो है वो उस वर्ड की स्पेलिंग ही गलत बताएंगे। दो स्पेलिंग पूछता हूं मैं, नाराज मत हो ना कि सर हमारे इंसल्ट कर रहे हैं ना। हाँ, एक तो वैक्यूम की स्पेलिंग लिखो, जल्दी से बोलना मत, सिर्फ लिखो वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर होता है, उसमें जो शब्द आता है वैक्यूम, उसकी स्पेलिंग लिखो जल्दी से। लिखना जरूर, बाद में आप मुकर जाओगे, नहीं सर मैंने यही बोला था। वैक्यूम जैसे आता लिखो, गलत सही जो भी आता है, जो आता लिखो। मैं कोई आपका नॉलेज थोड़ी चेक कर रहा हूं, आपको कुछ नया बता रहा हूं, और हर चीज कभी ना कभी काम आती है। वैक्यूम लिखा, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वैक्यूम। ये किसने लिखी है? तो बीएससी, ये किसने लिखी है? एक बार नई स्लाइड पे, चलो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, ये किसने लिखी है? किसी ने नहीं लिखी है, मैंने तो लिखी है ना। शेर जंगल में अकेला ही होता है। वैक्यूम की स्पेलिंग ये होती है VACUUM, वैक्यूम। VACWM, आप यू लिखा हुआ है देखो, अच्छा नहीं, VACUUM। वैसे ही एक 12th लिखा हुआ आता है, TWE, ऐसा कुछ लिखते हैं हम स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग लिख दो जल्दी से। लिखा? किसने लिखी है ये, बता दो ईमानदारी से। गेम है सिर्फ इसी का एक। इसमें एफ आता है, TWELFTH, 12th की स्पेलिंग ये होती है। 12 तो हो जाएगा TWELV, जब हम 12th लिखते हैं उसकी देखो, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। और ये होता है, देखो कोई नहीं, सिखाने के लिए उन्हें, ठीक है। हाँ वही है। वैक्यूम तो जानते हो ना, एब्सेंस ऑफ एयर। गधे को 50 बार घोड़ा कह दो, वो गधा ही रहेगा। चलो, तो ये वाली बात क्लियर हुई। अब एक बार लास्ट एक सेंटेंस देख लो। ये बोर्ड बहुत परेशान कर रहा है। देखो इधर देखो, क्या लिखा हुआ है, बाय हूं वर यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करो, कुछ चीजें आप ऐसे सॉल्व करने से पहले कैलकुलेशन कर लो। क्या बाय हूम का हु होगा, और एक वर के बाद थर्ड फॉर्म है, तो पैस जैसे बाय हूम वर यू बीटन। अब सेंटेंस किसका बन गया? पैसिव का है, सेंटेंस तो पैसिव का है, वर के बाद में थर्ड फॉर्म है। अब आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है, ये पैसिव का था, बनाना किसमें?
तो इसका एक तो हो गया हु, दूसरा वर्क के बाद में थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म। सेंटेंस कैसे बना दिया आपने? हु बीट, बीटन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है बीट, सेकंड फॉर्म होती है बीट, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। हु बीट, ये सब्जेक्ट था, वापस ऑब्जेक्ट बन गया, क्या हुआ? हु बीट यू, बाय हुम वर यू बीटन। और अब ये सेंटेंस पैसिव का था, आपने पहचाना? कैसे पहचाना? वॉज वर्क के बाद क्या ये सेंटेंस पैसिव है? होम डू यू नो वेल, होम इसमें भी आया हुआ है लेकिन ये पैसिव। अब हुआ क्या, इसमें तो ये सब्जेक्ट था जो WH वर्ड था, इसमें हो गया सब्जेक्ट हमारे पास यू, यू के बाद नो वर्ब, और जिस पर्सन को वो जान रहा है वो ऑब्जेक्ट था, जिसको हटाकर उसका WH वर्ड मैंने पहले लिख दिया। अब इस सेंटेंस का पैसिव मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अपनी बात हुई थी होम का क्या हो जाएगा? होम का हु का बाय होम, हु का, लेकिन होम का क्या, तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट बना तो क्या बना? अरे हु के बाद तुरंत वर्ब आती है, कौन सी है? तो इसके हिसाब से इज एम आर, हु इज नॉन वेल बाय, दोबारा देख लो एक बार, इज, सॉरी वही करेंगे अभी। देखो क्या किया हमने, हुम, अपनी बात हुई थी कि हु सब्जेक्ट होता है और हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो जब हु था सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट है तो वापस क्या बनेगा? तो इस सेंटेंस में हु का सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट का, हमने हुम का क्या कर दिया? हु। अब ये हु क्या बन गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, तो यहां पर डू डज डिड लिखा हुआ था तो हमने इसके हिसाब से क्या लगा दिया? इज एम आर। हु के लिए क्या आ गया? इज। नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अपनी बात हुई थी ऐसी कि इस तरह के जो नए वर्ड्स आ रहे हैं उसमें बाय प्लस यू को बाद में लिखेंगे, जो कि हमने लिख दिया, बस नो की वजह से हमने क्या कर दिया? टू कर दिया। सेंटेंस क्या हुआ? हु इज नॉन वेल टू यू। अब आप इसके साथ हु के साथ इज, आर भी आ सकता है, लेकिन आर कब आता है? जब आपको स्पेसिफिकली पता हो कि वहां प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं पूछूं हु आर यू, तो वो जो हु है वो यू के लिए आया हुआ एक तरह से, तो स्पेसिफिकली लगता है, लेकिन अननोन होता तो उसके लिए इज भी लग, सिंगुलर वर्ब को प्रायोरिटी देते हैं। अब एक चीज, एक काम आज करना, एक बार जितना भी वॉइस पढ़ाया ना उसको अच्छे से एक बार वापस समझ लेना, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। कल की क्लास में हम वॉइस की शीट सॉल्व करेंगे, और मैं कह रहा हूं कि जितना हमने पढ़ते हुए थोड़ा परेशान हुए ना, लगा थोड़ा डिफिकल्ट भी है, उसका 10% भी डिफिकल्ट नहीं होगा। और उस शीट को सॉल्व करने के बाद में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा ना, वो अलग ही लेवल पे होगा। शीट दे दो मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये पैसिव है, पैसिव से एक्टिव बनाया हमने। ये थोड़ा बोर्ड ही ऐसा क्या है ना, लिख कुछ हो रहा हूं, लाइंस आगे पीछे ड्रॉ हो जाती है, इसको नहीं यहां से कर लेना नोट। बस एक बार शीट दे दो मुझे। लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस किए थे? तो आगे वाले क्वेश्चंस एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, 2 ही स्लाइड है, बाकी समझाया था वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना जल्दी से। हमने सेंटेंस लिखा द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, मिला? द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। अब इसमें सिंपल सी बात है,
वर्ब जो है वो किसके हिसाब से लग रही है, आर्टिकल्स या कॉस्ट के अकॉर्डिंग? तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव? क्या हुआ जी, शीट नहीं है? तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या गया? क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, हमने दिया है अराउंड द कॉर्नर द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैज रीजन। रीजन होता है बढ़ना, इंक्रीज। राइज की थर्ड फॉर्म है ये। 12 को स्टार बना लो पहले, अच्छा क्वेश्चन है। मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूं, एक तो मैंने बोला देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और दूसरा मैं सेंटेंस बोलूं देयर इज सम बुक्स ऑन द टेबल। तो जब मैंने सम बुक्स बोला तो इज आएगा, क्या रहेगा? पीछे वाला सब्जेक्ट हुआ ना। ऐसे ही मैंने बोला अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द, उस कोने में, डैश अमंग अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स 3 फ्राइटन्ड चिल्ड्रन। इस सेंटेंस की लैंग्वेज को समझो कि इस कोने में जो ये स्ट्रेंजर्स हैं, इनके बीच में कुछ बच्चे बैठे हैं। तो क्या अराउंड द कॉर्नर सब्जेक्ट है क्या, या सब्जेक्ट 3 फ्राइटन्ड चिल्ड्रन है? तो 3 फ्राइटन्ड चिल्ड्रन होगा तो उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी? 3 बच्चे तो प्लूरल लगेगी। अब ऐसी सिचुएशन में पहले तो ये डिसाइड करो कि इन 4 ऑप्शन में से वर्ब सिंगुलर कौन सी है जिसको हटाना है। SIT सिट्स तो क्या है, सिंगुलर वर्ब जो आएगी नहीं। इज सिट भी आ नहीं सकती, हैज भी नहीं आ सकता। ऑप्शन बी बचा क्या, बी या सी? अब कुछ लोगों ने सी लगाया, तो अब एक बात बताओ, हैज तो सिंगुलर होती है ना। जब 3 बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगी। तीनों वर्ब सिंगुलर है, इकलौती वर्ब है बी, यानी जिस जो प्लूरल वर्ब है। और बी प्लूरल कैसे है, क्योंकि उसमें एस और ईएस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है। ये गलत कर दिया। एक बात, ये जैसे आपने लिखा अराउंड द कॉर्नर, ये तो प्लेस है ना, इसके बाद ये सब्जेक्ट आ रहा है। इस सब्जेक्ट में वर्ब था हमारे पास 3 चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हमारे पास है 3 चिल्ड्रन। तो 3 चिल्ड्रन अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी क्या? अरे ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब 4 ऑप्शन में से देखो, नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है सीट्स, उसमें एस लिखा हुआ है। वर्ब में एस और एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी दे रखा है, हैज दे रखा है जिसमें, तो हैज भी सिंगुलर है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी जो है उसमें इज दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। एक ये बचा बस ऑप्शन बी। और 13 बहुत सिंपल से है, द कैट, द डॉग और द कैट्स। द डॉग और द, जुड़ा हुआ किससे, और से कनेक्टेड होता है, तो पहले वाला सब्जेक्ट या बाद वाला, बाद वाला। तो बाद में है कैट्स, तो इसके हिसाब से आ गया आर, द डॉग्स और द कैट्स आर आउटसाइड। नंबर 14, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। स्टार बना लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एब एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, जो समुद्र में ज्वार बाटा जो आता है उसी को बोलते हैं। लिखा हुआ एब एंड फ्लो बोला जाता है, लेकिन वो सिंगुलर है। एक्सप्रेशन पढ़ी थी ना हमने, तो वैसे ही एब एंड फ्लो जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर, वॉज आ जाएगा। इज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि काम पास्ट में हुआ है, काम पास्ट में हुआ है तो वॉज। नंबर 13 मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अरे सॉरी, 15 नंबर क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द सिटी, 2/3 ऑफ द सिटी इज और आर इन रूइंस। रूइंस होता है बर्बाद होना। कुछ लोगों ने इसमें जरूर आर लगाया होगा, इसमें इज आएगा ना, क्योंकि देखो 2/3 का मीनिंग 2/3, और फिर आगे दिया हुआ सिटी,
एक सिटी है उसका 2/3 भाग है, वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर 2/3 ऑफ द सिटीज होता, 2/3 ऑफ द सिटीज, तो प्लूरल आता। तो 2/3 ऑफ द सिटी इज इन रूइंस, वर्ब इज आएगी इसमें। अरे वो हमने कुछ हाफ और सम वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, उसी टाइप का ही है। नंबर 16 जो दिया हुआ है, मीजल्स। अब मीजल्स है क्या? एक डिजीज है। तो सेंटेंस से पता चल गया कि मीजल्स एक डिजीज है, और जिसमें भले ही एस लिखा हुआ है, दिखने में प्लूरल है, लेकिन होगी क्या? सिंगुलर। तो मीजल्स इज अ डिजीज मोस्ट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। अच्छा, ये क्या? देखो, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या इस सेंटेंस में अगर मैंने ये जो इज लगाया, तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हुआ क्या? जैसे पीछे वाला जो सेंटेंस था, बाय न्यूटन दिया हुआ,